जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट आईएमपी सेशन होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण टॉप जीके के क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। 22 फरवरी से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 22 फरवरी से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्ज़ाम चालू हो चुका है। और यदि आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है, क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए पूरी क्लास को अंत तक देखना है और सेशन को सभी साथी एक बार लाइक कर दें। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हर एक क्वेश्चन लाजवाब है और हर एक क्वेश्चन से बनने वाली डिटेल भी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठें और उसके बाद अति महत्वपूर्ण सेशन और सारे क्वेश्चन लाजवाब हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि योजना आयोग की स्थापना यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बताइएगा 1950 में की गई थी। आगे यदि योजना आयोग से हम लोग बात करें तो समझ लीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था को लेकर आए जिसका नाम है नीति आयोग। तो प्यारे साथियों, योजना आयोग के स्थान पर सन 2014 में नीति आयोग आया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो ये 1 जनवरी 2015 डेट भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं, योजना आयोग याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना 1950 में की गई थी, ये डेट भी आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी एक बात याद रखना, योजना आयोग के अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा पहले भी योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। और अभी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष में ही प्रधानमंत्री ही होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के अगर अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 नंबर। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थिग्मोनेस्टी। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति जो कहलाती हैं, थिग्मोनेस्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें 3 नंबर, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध हैं? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, बी वाला ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है लवणी और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा है उनमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे यदि और मैं बात करूं आपसे तो जलोढ़ मिट्टी वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाता है। और एग्जाम के अंदर ये जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी से, ये आपको याद ही रखना है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई एवं निक्षेपित मिट्टी है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की याद रखना बहुलता होती है, लेकिन याद रखना नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। और यह मिट्टी याद रखना भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, और पहला है बांगर याद रखना और दूसरा याद रखना खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। तो यह प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगली जानकारी की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर बी ग्राम समिति, सी वाला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राम समिति। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है उसमें ग्राम समिति शामिल नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन शामिल हैं। आगे आप समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी, 73वां संविधान संशोधन याद रखना, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था।
73वां संविधान संशोधन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो पंचायती राज से संबंधित है। वेरी मोस्ट टाइम पे ये जानकारी भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला 5 नंबर। रक्त समूह वाले व्यक्ति को, ठीक है ना, एक सार्वभौमिक दाता माना जाता है। ट्रिपल स्टार लगाइएगा, वेरी मोस्ट टाइम पे जानकारी हो जाएगी। यानी कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति है जिसे सार्वभौमिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो सार्वभौमिक दाता माना जाता है। आगे यदि बात करें रक्त समूह के बारे में, वेरी मोस्ट टाइम पे याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में रक्त समूह की खोज की थी और उसके बाद याद रखना रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करें 6 नंबर की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। मतलब कब संविधान का जो लोकतांत्रिक है इसे अपनाया संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1787 में। तो याद रखिएगा 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, है ना, लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की 7 नंबर, अति महत्वपूर्ण है नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो जानकारी अति महत्वपूर्ण, इसका सही जवाब हो जाएगा वाटरलू। यानी वाटरलू का युद्ध जो है नेपोलियन इसे हार गया था। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। तो आपको याद रखना है मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। आगे यदि और बात करें, सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी 1821 ईस्वी में। यह भी आपको याद रखना। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है ये वाला पॉइंट। आगे यदि बात करें और नेपोलियन का जन्म याद रखिएगा 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजशियोई में हुआ था। आगे यदि बात करें और आधुनिक फ्रांस का निर्माता याद रखना नेपोलियन को माना जाता है और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ये जानकारी भी स्टार लगाकर याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जानकारी की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा। हीरा याद रखिएगा सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा। आगे यदि बात करें हीरे से अति महत्वपूर्ण पॉइंट की, हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है। यह जानकारी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, यह प्रकृति में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। हीरे के बारे में और बात करें तो शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें, काले हीरे को बोट कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है, जिसका उपयोग शीशा काटने में होता है काले हीरे का। और हीरे का अपवर्तनांक एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है 2.417 होता है हीरे का अपवर्तनांक। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। तो याद रखिएगा 2022 में जो मनाया गया, ये मनाया गया 58वां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ का शॉर्ट फॉर्म है इसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बीएसएफ की स्थापना याद रखना, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में हुई थी। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर पूछ ले, नई दिल्ली आपको बताना है। बीएसएफ के वर्तमान में जो महानिदेशक है याद रखना वो हैं पंकज कुमार सिंह। और जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ये पंकज कुमार सिंह वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुई थी क्रांति, इससे संबंधित है बेगम हजरत महल। आगे यदि बात करें और
तो बेगम हजरत महल के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अगर एग्जाम में पूछे तो बेगम हजरत महल आपको बताना है। आगे यदि बात करें और वे अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल के पति का नाम क्या था? वाजिद अली शाह, जो अवध का शासक था। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2005। तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। आगे समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से। तो याद रखिएगा पहली जानकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 2 फरवरी 2006 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया था। कहां पर? तो याद रखिएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से इसे लागू किया गया था। याद रखना नरेगा, ठीक है ना, कार्यक्रम अपने पहले चरण में देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। सबसे पहले इसे 200 जिलों में क्या किया गया था? लागू। और याद रखना 2 अक्टूबर 2008 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य संपूर्ण देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। और एक अति महत्वपूर्ण जानकारी इससे आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नया नाम बनाकर क्या बता दिया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, मनरेगा इसे कर दिया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 2009 डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जानकारी, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इन नॉट इनफ किताब लिखी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सौरव गांगुली की ये है ना। याद रखना किताब है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, सौरव गांगुली इसका राइट आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे यदि बात करें किस समाचार चैनल के वरिष्ठ संपादक, जिनका नाम याद रखना आपको रजनीश कुमार, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हमेशा के लिए। तो याद रखना उसका सही जवाब हो जाएगा आज तक। आज तक नहीं होगा प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनडीटीवी। तो ये एनडीटीवी के वरिष्ठ संपादक थे, इनका नाम है रवीश कुमार। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे आपको याद रखना है जो एनडीटीवी है समाचार का एक चैनल है, इसके वरिष्ठ संपादक जिनका नाम रवीश कुमार है, इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और याद रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको योगदान देने के लिए रवीश कुमार को 2019 डेट आपको याद रखना है ना, रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संपाद का प्रतिनिधित्व करता है, उस नृत्य का नाम आपको याद रखना है कथक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कथक। आगे यदि बात करें कथक से, तो वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी आपको याद रखना, ये याद रखना एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिमा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? कथक। आगे यदि बात करें और कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। और कथक नृत्य से आपको याद रखना इसके मुख्य कलाकार का नाम बिरजू महाराज है। कथक बहुत ही प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज, जो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन में आपको सबसे छोटा जीवित पक्षी बताना यदि रहे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड याद रखिएगा सबसे छोटा जीवित पक्षी हो जाएगा। और हमिंग बर्ड के बाद और भी वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी जो आपके सामने याद रखना है, सबसे बड़ा पक्षी अगर पूछ ले तो ऑस्ट्रिच बताना है, शुतुरमुर्ग। और सबसे विशालकाय पशु अगर पूछ ले तो ब्लू व्हेल बताना है, वेरी मोस्ट टाइम पे हो जाएगा। और सबसे ऊंचा पशु पूछ ले तो जिराफ आप बताइएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ ले तो मोर आपको बताना है। और भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ ले तो बाघ आपको बताना है। और यदि पूछ ले एग्जाम में बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएगा, तो गोरैया। ये जो गोरैया ऑप्शन में दिया है आप लोगों को, ये बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जानकारी की, ओडिशा की सबसे बड़ी
वेक वाटर झील कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चिल्का झील। ओडिशा की सबसे बड़ी वेक वाटर झील हो जाएगी। आगे यदि बात करें तो वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी याद रखिएगा चिल्का झील के बारे में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो खारे पानी की एक लेगून झील भी है, तो इस झील का नाम याद रखना चिल्का झील। और चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर आपको याद रखना है। और यहाँ चिल्का झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं वेरी मोस्ट टाइम पे अगला क्वेश्चन, स्टार लगा लो। भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? तो 500 और 1000 के नोट भारत के अंदर 2016 से अमान्य हो गए। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी नोटों से जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि को भारत में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो 8 नवंबर 2016 छाप के रखिएगा। आगे यदि बात करें 500 का नोट पहली बार कब जारी किया गया था, तो एग्जाम में पूछ ले 1987 बताना। और उसके बाद 1000 का नोट पहली बार 1954 में जारी किया गया था। और एक और जानकारी याद रखना, सबसे पहले जनवरी 1978 में 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। 1978 में पहली बार 1000 का नोट बंद हुआ था, लेकिन सन 2000 में इसे पुनः दूसरी बार 1000 के नोट को चला दिया गया था, मतलब जारी किया गया था। तो ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। आगे बात करते हैं MiG-21 वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले, 4 ऑप्शन में से सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला है जिसने MiG-21 है ना, याद रखना है, विमान उड़ाया था। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी अवनी चतुर्वेदी से, तो याद रखना अवनी चतुर्वेदी ने गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेली MiG-21 फाइटर विमान को उड़ाया था और ऐसा करने वाली वहां पहली भारतीय महिला बन गई थी। नाम है अवनी चतुर्वेदी। और याद रखना अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली हैं। और MiG-21 से याद रखिएगा भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना फाइटर प्लेन है MiG-21। और इस प्लेन को याद रखना 1964 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकी जानवर नहीं है? 4 ऑप्शन में से 3 बहुकोशिकी हैं और एक ऑप्शन जो है याद रखना बहुकोशिकी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीबा। अमीबा बहुकोशिकी जानवर नहीं है, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी हो जाएगी। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो अमीबा याद रखना बहुकोशिकी नहीं है, ये संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है अमीबा। और याद रखना अमीबा का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछ सकता है, अमीबा प्रोटियस, याद रखना वैज्ञानिक नाम। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी है किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखाएं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी हो जाएगी। तो वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी, इससे आपको और भी याद रखना है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी, और कितनी लंबी है? तो 1214 किलोमीटर हो जाएगा। और याद रखना तटरेखा का मतलब होता है समुद्र से लगा हुआ। आगे यदि बात करें और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा क्या होती है? सबसे लंबी आती है गुजरात के बाद, और 970 किलोमीटर सीमा आंध्र प्रदेश की समुद्र से लगी हुई है। और भारत के टोटल 9 राज्य तट रेखा से लगे, मतलब समुद्र से लगे हुए हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। तो ये थे अपने टॉप वेरी मोस्ट टाइम 20 क्वेश्चन, जिनका आप लोगों को रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को प्रॉपर लाइक शेयर जरूर किया करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चैनल पर पहली बार आए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके जब भी हमारे कोई वीडियो आएंगे उसका जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।